बंगाल में कमल खिल चुका है, लेकिन इस सियासी संग्राम में एक नाम जो चर्चा के केंद्र में रहा वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। हरियाणा और दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल में उनका पगफेरा बीजेपी के लिए कितना असरदार रहा, ये चुनावी नतीजों से साफ हो गया। बंगाल में खिला कमल, जीत से बीजेपी गदगद, सीएम का चुनाव कैंपेन रहा सफल। कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन इतना मीठा होगा ये बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा। इतने प्रचंड बहुमत से बंगाल की सत्ता पर काबिज होना आसान बात नहीं थी, लेकिन पार्टी नेताओं की मेहनत ने असंभव को संभव कर दिया और इस काफिले में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कदम से कदम मिलाया। 17 और 18 अप्रैल को सीएम पश्चिम बंगाल दौरे पर रहे। कोलकाता, हावड़ा और सिलीगुड़ी में ताबड़तोड़ प्रचार किया। रोड शो और जनसंपर्क अभियान से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। प्रवासी राजस्थानियों के बीच पहुंचकर उन्होंने भावनात्मक कनेक्शन साधा और बीजेपी के पक्ष में समर्थन की अपील की, जो रंग भी लाई। ये सपना था कि हमारा बंगाल विकास में आगे बढ़े। हमारा बंगाल क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश है, उसमें राष्ट्रवादी लोगों की सरकार बने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का दूसरा सपना पूरा किया है। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। यही नहीं मेरे भाइयों बहनों, अभी तो आप देखते जाइए, क्योंकि इतिहास पुरुष होते हैं वो ऐसे ही भविष्यवाणी करते हैं। आपने देखा होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, और आप देख रहे हैं उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं। आज की यह जीत हमारे भारतवर्ष को 21वीं सदी का। सीएम ने सिर्फ रैलियां ही नहीं की, बल्कि मारवाड़ी समाज और व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर माइक्रो मैनेजमेंट पर भी फोकस किया। लघु उद्योग भारती जैसे मंचों के जरिए व्यापारियों और उद्यमियों को साधने की कोशिश की गई। अपने हर भाषण में भजनलाल शर्मा ने डबल इंजन सरकार और भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल का नारा बुलंद किया। साथ ही तृणमूल कांग्रेस पर कटमनी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उनकी आक्रामक शैली ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया। पश्चिम बंगाल की सियासत में भजनलाल शर्मा का बीजेपी के लिए जनादेश जुटाना पार्टी को एक ऊर्जा दे गया, जिसे वोट में बदलवाने में वो कामयाब रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पगफेरा शुभ माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 6 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव प्रचार किया। रैली, जनसभाएं और प्रवासी राजस्थानियों के बीच में जाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1-to-1 संवाद कर भाजपा के समर्थन में माहौल बनाया। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान घेरते हुए नजर आए। ऐसे में अब भाजपा की प्रचंड जो जीत है, उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी कहीं ना कहीं जो दौरा है वो राजस्थान में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो बात अगर तमिलनाडु की करें, और तमिलनाडु में सबसे बड़ा सियासी धमाका हुआ। डीएमके एआईएडीएमके से निकलकर लोगों ने नई पार्टी पर भरोसा जताया। ऐसा लग रहा है कि नई पीढ़ी ने नए चेहरे को चुना है। सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलापति अब सियासी सुपरस्टार बन चुके हैं, और तमिलनाडु के ये परिणाम नजीर बन सकते हैं आने वाले बाकी चुनावों के लिए, जहां पर नई पीढ़ी निर्णायक भूमिका में होगी। चार मई 2026 सुबह सुबह जब रुझान आने शुरू हुए
तो लाइव डैशबोर्ड ऐसी कहानी लिख रहा था जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। तमिलनाडु में बहुत ये तेज है लड़ रहा सुपर है। हीरो, ये है विजय तमिलनाडु के अंदर, जिसकी नई पार्टी ने खेल बना दिया है पूरा का पूरा। जबरदस्त खेल, जबरदस्त खेल। चेन्नई सुपर किंग, अगर चेन्नई सुपर किंग आज अगर कोई है, अगर अभी तक के आंकड़ों को देखें तो इस वक्त तलपति विजय। व्हाट अ नंबर फॉर टीवी के विजय, असली सुपरस्टार तमिलनाडु के। भारत के राजनीतिक इतिहास में ये एक ऐसा दिन था जब दक्षिण भारत का सबसे अभेद्य किला दरकने लगा था। साठ साल पुराना द्रविड़ियन मॉडल टूटा, विजय थलापति ने पूरा सिस्टम हिला दिया। तमिलनाडु में आई राजनीतिक सुनामी। फिल्मी पर्दे से लोगों के दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार जोसेफ विजय ने आखिर ऐसा क्या किया कि एक नई पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके ने डीएमके सरकार की जड़ें उखाड़ दी। 2 फरवरी 2024 को जब एक सिनेमाई सुपरस्टार ने नई राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके का ऐलान किया तो डीएमके और एआईएडीएमके ने इसे एक पार्ट टाइम राजनीति कहा। वो सोच रहे थे कि ये सिर्फ एक फैन क्लब है, लेकिन विजय का विजन क्लियर था। उन्होंने सिर्फ निर्णायक वोटरों को साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा। वो वोटर हैं युवा, तमिलनाडु के नब्ज। वो वोटर हैं जो बदलाव चाह रहे थे। वो वोटर हैं जो केंद्र और राज्य के बीच में पिसना नहीं चाह रहे थे। वो वोटर हैं जो नौकरी चाहते थे और आसान की जिंदगी। 2026 में विजय ने एक टारगेट रखी थी कि करीब 2 करोड़ लोगों को वो अपने पार्टी से जोड़ेंगे और उनकी टारगेट युवाएं थी। इस चुनाव में तमिलनाडु के कुल वोटरों में लगभग 40% वोटर 39 साल से कम उम्र के थे और करीब 17% वोटर 20 से 29 साल के ब्रैकेट में थे। जाहिर है विजय के यूथ विजन ने काम किया, लेकिन साथ में द्रविड़ियन मॉडल के खिलाफ नाराजगी ने भी नए चेहरे विजय पर भरोसे को कायम किया। ये वो पीढ़ी है जिसने अन्नादुराई, करुणानिधि या जयललिता का दौर नहीं देखा। विजय ने कोई जातिगत कार्ड नहीं खेला। अपने चुनावी वादों में उन्होंने यूथ से जुड़ा विजन पेश किया। उन्हें पता था अगर यूथ को साध लिया तो यूथ का परिवार भी साधा जा सकता है और जो कुल वोटरों में 40% यूथ वोटर हैं, उन्हें 60% से ऊपर ले जाया जा सकता है। विजय अपनी रैलियों में लोगों से, ज्यादातर युवाओं से वो अपील की थी कि वो अपने माता पिता के पास जाएं और उनको जिद करें कि वो टीवीके के सिंबल पे, उनके चिन्ह पे बटन दबाएं। ये एक मास्टर स्ट्रोक था क्योंकि विजय ने नब्ज पकड़ी थी। उनको पता था कि आजकल जो डिसीजंस होते हैं घर पे, वो न सिर्फ घर की मुखिया करते हैं बल्कि लोग अपने नए जनरेशन या जो नई पीढ़ी है उनकी बात भी सुनने लगे हैं और ये एक मास्टर स्ट्रोक था। திமுக ஒரு தீய சக்தி, திமுக ஒரு தீய சக்தி, திமுக ஒரு தீய சக்தி, திமுக ஒரு தீய சக்தி, தீய சக்தி, தீய சக்தி, தீய சக்தி. She is not only his mother, she is the first fan of Vijay, first fan. विजय ने युवाओं के लिए इंटर्नशिप, स्टाइपेंड, नए स्टार्टअप लोन और तमिलनाडु को $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का आधुनिक विजन रखा, जिसने पूरे राजनीतिक नैरेटिव को बदल कर रख दिया। विजय का एक और बड़ा फैसला, किसी भी पार्टी से गठबंधन से इनकार, मतलब विचारधारा का घाल मेल नहीं, सब बिल्कुल साफ सुथरा। विजय ने सभी 234 सीटों पर कैंडिडेट उतारे। तमिलनाडु की राजनीति में बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना राजनीतिक आत्महत्या माना जाता है। अहम बात यह है कि वो भी एक नए पार्टी के लिए। अगर देखा जाए तो 2021 में एनटीके तो वो लड़े,
6-7% उनकी वोट शेयर आई, पर उनकी वोट्स इतने बिखरे हुए थे कि वो एक भी सीट नहीं जीत पाए। विरोधी पार्टियों को लगा कि विजय भी सिर्फ एक वोटर कटर बनकर रह जाएंगे, लेकिन विजय का प्लान कुछ और था। उन्होंने सीधे तौर पर डीएमके के वोट बैंक पर सर्जिकल स्ट्राइक की। विजय ने 60 साल से कम उम्र की महिलाओं के लिए 2500 रुपए की मासिक मदद, गरीब लड़कियों की शादी के लिए 8 ग्राम सोना और सबसे अहम, सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए माताओं को सालाना 15,000 रुपए देने का वादा किया। इन वादों के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की गारंटी ने उस महिला और युवा वोटर को अपनी तरफ खींच लिया जो डीएमके से निराश थे और एआईएडीएमके को एक कमजोर विकल्प मान रहे थे। तमिलनाडु में 85.10 का ऐतिहासिक मतदान हुआ। ये 1952 के बाद अब तक का सबसे बड़ा टर्नआउट था। इतना बड़ा मतदान अक्सर बड़े बदलाव का संकेत देता है। यानी एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर ने बड़ा रोल निभाया। गिरती कानून व्यवस्था, करप्शन के आरोप, सनातन विरोधी बयान, केंद्र से राजनीतिक लड़ाई, ये ऐसा गुस्सा था जो कि फ्री बस पास और पुरानी वेलफेयर स्कीम से कम नहीं हुआ और वोटर को विकल्प के लिए मजबूर किया। और विजय थलापति ने तमिलनाडु के दिल पर विजय हासिल की।